हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्या गुणधर्मों में हमने दो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिए थे। ठीक है, एक तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म होते क्या हैं? तो विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे। अणुसंख्या गुणधर्म, इसमें हमने एक पढ़ लिया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो निकाला था हमने XB बराबर डेल्टा P अपॉन P नॉट सॉल्यूशन। इसकी जगह हम लिख सकते थे P नॉट सॉल्यूशन PS माइनस PS अपॉन P नॉट सॉल्यूशन। ये हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। XB क्या थे यहाँ पे? विलय के मोलंस। ऐसे ही हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में वृद्धि पड़ी थी, जो था डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू M। ठीक है, ये दोनों जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो हमने लास्ट क्लास पार्ट 7 और पार्ट 8 के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है हमारा तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हम इसको, हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले हिमांक में अवनमन को जानने से पहले हमको हिमांक जानना पड़ेगा। हिमांक क्या होता है? ठीक है, तो वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ठीक है बेटा, तो वह ताप जिस पर पदार्थ के ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अब हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। अवनमन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कमी। हिमांक में अवनमन का मतलब है हिमांक में कमी। ठीक है, तो हिमांक में कमी होगी, कब होगी? अणुसंख्या गुणधर्म है तो अवाष्पशील विलय जब हम विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसको हम समझते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई हिमांक की। ठीक है, जैसे हमारे पास एक विलायक है, यहाँ हम विलायक ले रहे हैं जिसके मूल अंश हमारे पास हैं X है। इसमें हमने क्या मिला दिया? इस विलायक का शुद्ध वाष्प दाब जो है हमारे पास PA नोट है। इसमें हम मिला रहे हैं अवाष्पशील विलय, जैसा कि पीछे अणुसंख्या गुणधर्मों में भी पढ़ा था, जिसके मूल अंश है हमारे पास XB। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन के आएगा? विलयन, जिसमें XA भी मौजूद है और XB भी उपस्थित है। तो यहाँ जो विलयन का वाष्प दाब आया वो आएगा PA या PS, बता दो आप। विलयन का वाष्प दाब है क्योंकि ये इसी के बराबर होगा, इसी पर ही निर्भर करेगा XA पे, क्योंकि XB तो कैसा है हमारे पास? अवाष्पशील है, ये वाष्प में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप जानते हो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
यानी विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब कैसा होता है हमारे पास, कम होता है। यदि हम विलायक का हिमांक माने वो है TF0, इसी प्रकार से विलयन का जो हिमांक है हमारे पास TF है, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। यानी TF0 यानी विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है और विलयन का हिमांक कैसा होता है, कम होता है। यानी उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के यहाँ पर आप देख रहे हो बराबर देर से आएगा, और यहाँ क्या हो जाता है, जल्दी आ जाता है। आपने देखा है एक शुद्ध पानी को आप जमाते हो तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, लेकिन उसमें नमक मिला दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है, वो जल्दी जम जाता है। तो ये घटना आप समझ गए होंगे, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। अब हिमांक में अवनमन भी एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो इसको हम समझे हिमांक में अवनमन, यानी डेल्टा TF बराबर हम लिखे हैं तो TF0 माइनस TF। यहाँ पर विलायक का हिमांक ज़्यादा होगा, विलयन का हिमांक कम होगा। जबकि हमने इसी को क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था तो TB माइनस TB0 पढ़ा था। विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है और जितना क्वथनांक बढ़ेगा उतना हिमांक क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये तो हमने क्वथनांक में पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं हिमांक का, तो आपको ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। कन्फ्यूजन रहता है, कई बार बच्चा गलती कर जाता है। तो विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है और विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस क्या लिखेंगे हम, TF, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होगा। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल किसके होता है, आप अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, XB के। इसी प्रकार से डेल्टा TF प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेल्टा P के। तो वही इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से कंपैरिजन करें तो डेल्टा TF जो है प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, XB के। यानी विलेय के मोल अंश के, अवाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उसके मोल अंश बढ़ाने के साथ साथ हिमांक में अवनमन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी हिमांक में कमी होती जाएगी। तो डेल्टा TF इजिकल टू हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा KF इंटू K इंटू XB। के एक कॉन्स्टेंट है, XB क्या है आप सभी जानते हो, विलेय के मोल अंश हैं। तो किसी भी पदार्थ के मोल अंश कैसे निकालते हैं, उस पदार्थ के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस पदार्थ के मोल अंश कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें यदि हम कंडीशन लगा दें, यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो आप समझ सकते हो NB जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा किसकी तुलना में, Na के। तो NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। सो हम लिख सकते हैं Na प्लस NB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, Na के। तो ये चीज़ हमको देखनी है जब विलयन कैसा हो, अत्यंत अणु हो। तो Na प्लस NB की जगह हम क्या रख देंगे, XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na, ठीक है। तो Na प्लस NB की जगह हम क्या रख देंगे, Na, ठीक है। तो ये हमारे पास विलेय के मोल अंश आ गए। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, इसको 3 में रख दें XB की वैल्यू को। तो XB की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे तो डेल्टा TF बराबर K इंटू NB अपॉन Na। तो डेल्टा TF बराबर K स्मॉल के है बेटा ये, है ना, इंटू NB की वैल्यू होगी WB अपॉन MB इंटू इसकी वैल्यू होगी WA, ऊपर चल जाएगा MA, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था कि K इंटू यदि MA ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA। ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, मोललता के। और इसको एक नया स्थिरांक मान लेते हैं हम, डेल्टा
टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, इसको हम क्या लिखेंगे, एम। ये मोललता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल बटे विलायक का भार क्या होता है, मोललता। तो ये हमारे पास मोललता आ गई। ठीक है, तो बोल सकते हैं विलयन का जो हिमांक में अवनमन है वो भी मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोलंश के भी समानुपाती हो गया, मोललता के भी समानुपाती हो गया। ये हिमांक में अवनमन का डेरिवेशन हो गया। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम है। तो एम की वैल्यू अगर हम रखें तो के एफ इंटू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और इसको ले लें बेटा ग्राम में, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1000 से। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर हम इसको दे लेते हैं 4। ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास न्यूमेरिकल करने के काम में आएगी। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो न्यूमेरिकल के लिए यूज में लिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम किस प्रकार से ये इक्वेशन जो है वो न्यूमेरिकल में काम में आएगी। तो इसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल यहीं लिख लेते हैं अपन। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलिन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन होता है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन होता है। ठीक है, तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। और इसके लिए क्वेश्चन में आपको के एफ की वैल्यू दे रखी है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये के एफ है। अच्छा, मैं के एफ आपको बताना भूल गया तो इसको मैं बता देता हूँ। भाई हमारे पास डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ इंटू एम। ठीक है, तो के एफ क्या था यहाँ पर, के एफ था मोलल अवनमन हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसकी यूनिट सेम उसी की जैसे होगी जैसे के बी की थी। तो के एफ बराबर हमारे पास क्या था, अगर हम लिखें तो डेल्टा टी एफ अपॉन क्या आएगा, एम। डेल्टा टी एफ का मात्रक क्या होगा, के। एम का मात्रक क्या होगा, मोल पर के जी, तो यानी ऊपर क्या चल जाएगा, के जी। तो के एफ का मात्रक आएगा हमारे पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास के एफ था मोलल अवनमन स्थिरांक। पीछे वाले डेरिवेशन में इसको ऐड कर सकते हो आप। अब हम हमारे न्यूमेरिकल पे आते हैं दोबारा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है उसको देखते हैं। इसको बेटा नोट कर लेना आप। कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उसमें दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। तो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसका। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है
25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन होता है। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। हिमांक में अवनमन दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ दे रखी है? सल्फर का वेट दे रखा है कितना? 25.6 ग्राम। ठीक है, नेफ्थलीन का वेट दे रखा है हमें। नेफ्थलीन का वेट दे रखा है कितना? दे रखा है 1000 ग्राम। ठीक है, हिमांक में अवनमन यानी डायरेक्ट हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.68 केल्विन और एक क्वेश्चन में दे रखा है के एफ। तो के एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? के एफ की वैल्यू दे रखी है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमसे पूछ रहा है सल्फर का अणु सूत्र। तो सल्फर का अणु सूत्र पता करने से पहले हमें सल्फर का मोलर द्रव्यमान पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें पहले सल्फर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम यानी विलेय के मोल बटे विलायक का भार। तो विलेय के मोल का मतलब है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार नेफ्थलीन इंटू 1000। ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमें इसमें सल्फर का मोलर मास चाहिए। तो आप क्या करोगे? एम एस यानी सल्फर का मोलर मास इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू एस इंटू 1000 यानी सल्फर का वेट अपॉन में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू नेफ्थलीन का वेट। ये बेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लूँ।